हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट फ्रेंड्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1। ओके, आपके जो पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं फॉर द चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होंगे वो हम इस पार्ट 1 में इंक्लूड करेंगे एंड जो थोड़े एंड के क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पार्ट 2 में रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पर्टिकुलर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? विच एवरेज वुड बी सुटेबल इन दी फॉलोइंग केसेस। हमारे पास में कुछ केसेस गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन सा एवरेज सूटेबल होगा। ओके, मतलब जो हमारे मीन, मीडियन एंड मोड है, ये 3 हमने पढ़े ना, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सूटेबल एवरेज कौन सा होने वाला है इन सारी सिचुएशंस में, वो हमें बताना है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है या फर्स्ट वाली जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है? एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। अगर मुझे ये पता करना है कि एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स कितने हैं, मतलब किस पर्टिकुलर साइज की सबसे ज्यादा डिमांड है, राइट? तो मैं किस चीज को, किस पर्टिकुलर एवरेज की हेल्प लूंगी? तो हम लेंगे मोड की हेल्प। मोड जो होता है वो हमें क्या बताता है कि आपका कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, राइट? तो यहाँ पर जो हमारा है एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इसमें हम जो है हमारा मोड यूज करेंगे। मोड इसलिए यूज करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर साइज की सबसे ज्यादा डिमांड है, इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा? इस चीज का हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ मोड। एंड जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए जब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज आती है कि कुछ भी डिमांड से रिलेटेड है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करते हैं हमारे मोड का। Okay, so the demand for the average size of any ready-made garment is the maximum. किसी भी एक रेडीमेड गारमेंट की एवरेज साइज जो होगी, उसकी जो डिमांड होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, so as the model value represents the value with the highest frequency, so the number of the average size to be produced is given by model value. Okay, एवरेज साइज कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, कौन कौन से प्रोड्यूस होने चाहिए, ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें अपनी मॉडल वैल्यू से पता चलेगा। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, देन उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसका पोजीशन आती है, देन थर्ड नंबर पर किस पर्टिकुलर आइटम या किस पर्टिकुलर गारमेंट की डिमांड है, वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें एक प्रेफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक प्रोड्यूसर को पहले क्या प्रोड्यूस करना है, ये उसे समझ में आ गया। कौन सी पर्टिकुलर गारमेंट को किस पर्टिकुलर क्वांटिटी में उस प्रोड्यूस करना है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये विद द हेल्प ऑफ मोड समझ में आ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। देखो, एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड की बात हो रही है कि जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनकी एवरेज साइज कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो हमें कहीं ना कहीं डिमांड से पता चल रहा है। एंड डिमांड जो है वो बेस्ट, डिमांड के लिए बेस्ट एवरेज है मोड। ओके, इसलिए यहां पर हम मोड का यूज करेंगे। फिर आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये क्या है? एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। एवरेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है स्टूडेंट्स? इंटेलिजेंस किस टाइप का वेरिएबल है? तो ये हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में हमारा मीन तो काम देता ही नहीं है, राइट? अगर मीन को हम किसी भी चीज में, अगर किसी भी चीज में हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्वांटिटी में होगा, राइट? अब इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारा क्वालिटी होती है, तो यहां पर मीन तो कहीं से कहीं तक यूज नहीं होगा। अब हमसे बोला गया है एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर इस पर्टिकुलर की मैं मोड फाइंड आउट करूं स्टूडेंट्स, तो मोड में क्या पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है या सबसे कम इंटेलिजेंट कौन है, ये चीज पता चलेगी मुझे, एक फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। लेकिन अगर मैं मीडियन को फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, आपकी जो पूरी स्टूडेंट्स हैं उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट पर हो गए हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, और एक साइड में हो गए हमारे उस जो मीडियन है, जो मिडिल पॉइंट है, उससे कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मोड का यूज करूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, या फिर आपके जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है।
तो इससे अच्छा है कि हमें क्या पता करना, हम किस पर्टिकुलर एवरेज का यूज कर लें, हम यूज कर लें अपने मीडियन का। क्योंकि देखो मीडियन जो है उसने क्या किया, ये कुछ पर्टिकुलर आपके स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास के, मीडियन ने हाफ डिवाइड कर दिया। ओके, ये यहाँ पर हमारा मीडियन आया। तो मीडियन के एक साइड में हम देख सकते हैं कि हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, सॉरी। ओके, यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम कि मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, एंड एक साइड पर हमें दिखेंगे कि लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ मीडियन, बिकॉज मीडियन जो है वो हमें एक पोजीशन दे रहा है कि देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर आप एक साइड में देखोगे तो आपको इंटेलिजेंट ही इंटेलिजेंट दिखेंगे, और एक साइड पर देखोगे तो आपको लेस इंटेलिजेंट ही दिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पर मीन का इसलिए यूज नहीं हो बिकॉज जो हमारा इंटेलिजेंस है वो एक क्वालिटी है, और हमारा जो मीन होता है वो क्वालिटी में डील नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में डील करता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर के लिए बेस्ट एवरेज होगा हमारा मीडियन। मीडियन will be the best measure for calculating the average intelligence of students in the class. It is the value that divides the series into two equal parts. So number of students below and above the average intelligence can easily be estimated by मीडियन। ओके, बिलो और अबव इंटेलिजेंस हमें पता चल जाएगा, एक पॉइंट आ गया वो इंटेलिजेंस हो गया, उसके ऊपर वाले हो गए भाई अबव इंटेलिजेंस, उसके नीचे वाले आ गए क्या हमारे बिलो इंटेलिजेंस। ओके, तो आई होप कि ये पर्टिकुलर भी आप लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ पर हमने मीडियन को क्यों यूज किया। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एवरेज प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री पर शिफ्ट। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है एक फैक्ट्री में पर शिफ्ट में, ओके, तो हमारा बेस्ट एवरेज कौन सा होगा, तो देखो बेस्ट एवरेज यहाँ पर होगा हमारा मीन। क्यों होगा, पर शिफ्ट हो गई, हम यहाँ पर अपनी शिफ्ट डिवाइड कर लेते हैं, एक हो गई हमारी मॉर्निंग शिफ्ट, एक हो गई हमारी नून शिफ्ट, ओके, फिर आ गई हमारी इवनिंग शिफ्ट, और फिर आ गई हमारी नाइट शिफ्ट। ये 4 शिफ्ट है हमारी। इन 4 शिफ्ट्स में क्या पर्टिकुलर एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मॉर्निंग में जो आपका प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 20 यूनिट्स का, ये सिर्फ अजम्पशन है स्टूडेंट्स। ओके, वो है 20 यूनिट्स का, एंड जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो कितने हैं, वो है 5 पीपल या 5 एम्प्लॉइज हैं जो कि 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। नून में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिल रहा है, और जो हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं, जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं, वो है 10 एम्प्लॉइज। ओके, फिर इवनिंग शिफ्ट में जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमें मिल रहा है 30 यूनिट्स का, और हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो है कितने, वो है 3। ठीक, फिर नाइट शिफ्ट में हमारा प्रोडक्शन हो गया है 15 यूनिट्स का, और यहाँ पर जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं वो हैं हमारे 5। ओके, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। तो अब पर शिफ्ट कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये बेस्ट हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मीन से। जो आपका टोटल है और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना मीन मिल जाएगा। राइट, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज कितना निकला, आपका एवरेज निकला 4। राइट, एवरेज 4 निकला। फिर नून में 40 डिवाइडेड बाय 10 करूं मैं तो मेरा एवरेज कितना निकला, मेरा एवरेज निकला है 4। ओके, फिर मैं 30 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो मेरा एवरेज प्रोडक्शन कितना निकला, तो वो निकला मेरा 10 यूनिट्स का, ये यूनिट्स में आ रहे हैं। ओके, एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो मेरा एवरेज प्रोडक्शन निकल रहा है 3 यूनिट्स का। ओके, ये हमारे x हो गए, और ये क्या हो गया, हमारा n हो गया। ये हमारी डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला यूज किया है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैम क्या कर रही है, दोनों को कैसे डिवाइड करें। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज हुआ है उसमें। तो देखो यहाँ पर चारों शिफ्ट्स की जो हमारी प्रोडक्शन थी, एवरेज प्रोडक्शन थी, वो फाइंड आउट हो गई। मॉर्निंग में 4 यूनिट्स है, नून में 4 यूनिट्स है,
इवनिंग में 10 यूनिट्स हैं एंड नाइट में कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारी इवनिंग में, सबसे कम प्रोडक्शन हो रहा है हमारे नाइट में। तो ये हमने जब पर शिफ्ट का जब हमें निकालना था एवरेज, तो हमने मीन का यूज किया। यहाँ पर अगर मैं मीडियन का यूज करती तो वो कोई काम का नहीं होता। मीडियन क्या करता भाई, मीडियन तो मुझे कुछ मिडिल वैल्यू बता देता कि ये पर्टिकुलर आपका मिड पॉइंट आ गया है, मीडियन मिड पॉइंट होता है। एंड मोड क्या बता देता, मोड बता देता कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस पर्टिकुलर शिफ्ट में हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है नून में, तो मोड के अकॉर्डिंग नून हो जाता हमारा जो एवरेज था। लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब हो रहा है, हमारी इवनिंग में 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए ऐसे केसेस में हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया अपने मीन का। यहाँ पर ना तो हमने हमारे मीडियन का यूज किया, ना ही हमारे मोड का यूज किया। ओके, सो इट इज एडवाइजेबल टू यूज मीन फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री पर शिफ्ट। The average production is best calculated by arithmetic mean. Okay, I hope कि आप लोगों को भी क्लियर होगा कि एवरेज प्रोडक्शन पर शिफ्ट जो हमें फाइंड आउट करना था, तो उसमें हमने अपने मीन को क्यों यूज किया। जो पर्टिकुलर मैंने आपको जो वैल्यूज दी उसके थ्रू तो आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेज इन एन इंडस्ट्रियल कंसर्न। एक इंडस्ट्री के एवरेज वेज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कौन से पर्टिकुलर एवरेज का यूज करेंगे। तो देखो, जो मीन, मीडियन एंड मोड है, उसमें से जो मोड होगा स्टूडेंट्स, वो आपको क्या बता देगा, वो आपको बता देगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन से वेजेस रिपीट हो रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारी जो एक इंडस्ट्री है उसमें कुछ 20 लेबर्स हैं, ओके, ये बिल्कुल लोअर लेवल पर काम करने वाले लेबर्स हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे बिल्कुल लोअर लेवल पर काम करने वाले। और एक है हमारा क्या, सीईओ, एक है हमारा मैनेजर, एंड ये मैनेजर के अंदर और भी सब डिविजन्स हैं कि अलग अलग पर्टिकुलर जो हमारी फील्ड्स है उनके अकॉर्डिंग उनके मैनेजर। तो मैं यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री को लेकर नहीं आ रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ 2-3 को ही लिया है। ओके, अब मान लीजिए जो 20 लेबर्स हैं इन्हें पे किया जाता है 5000 पर मंथ, ओके, और जो हमारा सीईओ है उन्हें पे किया जाता है 5 lakhs पर मंथ, एंड हमारे मैनेजर को पे किया जाता है 1 लाख पर मंथ। ये सब कुछ अजम्पशन है, यहाँ पर कुछ भी रियलिटी नहीं है। ओके, तो ये कुछ हमने फिगर्स अज्यूम किए। अब अगर मैं मोड के थ्रू मेरा आंसर फाइंड आउट करूं तो मोड के थ्रू मेरा एवरेज क्या निकल जाएगा, मेरा एवरेज निकल जाएगा ये, दैट इज 5000, बिकॉज 5000 जो है वो 20 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये दोनों तो एक एक ही बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा अगर मोड से मैं एवरेज बताऊं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 5000। देन अगर मैं अपने मीडियन के थ्रू एवरेज बताऊं स्टूडेंट्स, तो मीडियन के थ्रू हम एवरेज कैसे बताते हैं, n+1/2 करके, राइट। या फिर हमारी जो भी अगर इवन नंबर्स हैं तो वो एक जो दूसरा वाला फॉर्मूला होगा वो हम यूज कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये 20 हो गए और ये हुआ 21, ये हुआ 22। हमारा जो n है वो कितना आ गया, n आ गया हमारा 22। सो 22 + 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये n+1/2 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आया हमारा 23 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11.5, ठीक है। मतलब कि 11th और 12th जो हमारी वैल्यूज है उसके बीच वाला जो आइटम होगा वो हमारा क्या बनेगा, मीडियन। तो अगर 11.5 हमारा मीडियन बनने वाला है, इट मीन्स जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो 20 प्लेस तक तो मेरा 5000 चलेगा, देन आएगा मेरा 1 लाख, देन आएगा मेरा 5 लाख। तो यहाँ पर जो 11.5 है उस पर्टिकुलर प्लेस पर मेरा एवरेज कितना आएगा, मेरा एवरेज आएगा 5000। ओके, एवरेज कितना जाएगा, 5000। दैट इज अगर मीडियन से भी मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा एवरेज 5000 ही निकलने वाला है। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन में मैं अपना मीन यूज करूं तो मेरा आंसर कुछ और आएगा। मीन में क्या आंसर आने वाला है, तो मीन में मेरा आंसर आएगा ये 5000 और ये जो हमारे 5 लाख और 1 लाख है इनके बीच का कोई नंबर, राइट।
सबसे पहले तो हम 5000 को 20 टाइम्स ऐड करेंगे, सो 5000 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख आ गया। 1 लाख हो गई हमारे मैनेजर साहब की सैलरी, ओके, तो इसमें ऐड हो गया हमारा 1 लाख, और 5 लाख हो गई हमारे सीईओ सर की सैलरी, ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारा सीईओ की सैलरी। इन तीनों को मैं ऐड करूंगी और फिर मैं डिवाइड करूंगी किससे, फिर मैं डिवाइड करूंगी 22 से। 22 से क्यों करूंगी, क्योंकि मेरा n कितना होगा, ये 20 है, वो 21 है और वो 22 है, ठीक है। सो 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय 22, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास में, 7 लाख डिवाइडेड बाय 22। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स, तो मेरा जो आंसर है ना वो कहीं ना कहीं कुछ लैक्स में ही आने वाला है, ओके, या फिर थोड़ा बहुत थाउजेंड्स में आ जाएगा, वैसे तो वो लैक्स में आएगा। तो इसका आंसर जो है वो हम देखेंगे कुछ डिफरेंट आंसर है, राइट। यहां पर एवरेज वेजेस पता चले, एवरेज वेजेस इतने होंगे, इस दोनों को डिवाइड कर कर जो आने वाला है। एवरेज वेजेस हमारे 5000 नहीं होंगे। एवरेज वेज का मतलब क्या होता है कि आपके हाईएस्ट और आपके लोएस्ट कितने पे कर रहे हो और दोनों के बीच का एवरेज निकाल दो, और जितने भी लोग हैं सबके बीच का एवरेज निकाल दो। अगर आप मोड और मीडियन का यूज करोगे तो मोड और मीडियन में तो हमने देखा कि 5000 दोनों में आ जाएगा, तो ये एक गुड एवरेज नहीं है। अगर एवरेज वेज हमें बोला गया है तो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए हमारे पूरे आंसर में कि आपके जो एक एक आइटम है, जो एक एक आइटम की वैल्यू है वो सारी आप इंक्लूड करो, राइट। तो वो सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम अपने मीन में ही इंक्लूड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो बेस्ट एवरेज है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मीन। Mean will be the most suitable measure. It is calculated by dividing the sum of wages of all the laborers by the total number of laborers in the industry. Okay? ये पर्टिकुलर आंसर हो गया हमारे पूरा किसका, कि क्या आपके जो एवरेज वेजेस है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि जो वेजेस हैं, जो एवरेज वेजेस हैं, वेजेस क्या होते हैं, डेली बेसिस पर किसी को भी पे किया जाना, उसे हम वेजेस बोलते हैं। तो जो हमारे सीईओ और मैनेजर होते हैं उन्हें हम वेजेस नहीं पे करते, उन्हें हम सैलरी पे करते हैं, ओके। एंड जो हमारे डेली बेसिस पर जो लेबर्स हमारे पास में काम करते हैं उन्हें हम वेजेस पे करते हैं। तो अगर उस सेम जो आपकी सिचुएशन थी उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपके वेजेस को इंक्लूड करो तो भी आपका बेस्ट सुटेबल जो मेथड है वो मीन ही होने वाला है, ओके। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल आर इन रेशोज। अगर जो आपकी क्वांटिटीज है किसी भी वेरिएबल की वो अगर रेशोज में गिवन है तो फिर आपका मीडियन क्या, तो फिर आपका एवरेज क्या होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या कौन सा बेस्ट पॉसिबल सुटेबल मैनर है कि आपका ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन है इसमें आप आपका एवरेज फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स, अगर रेशोज गिवन है तो हमारा बेस्ट सुटेबल मेथड होगा मीडियन। मीडियन क्यों होगा, मीडियन इसलिए होगा बिकॉज वो जो है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम मीडियन को यूज करेंगे अगर हमारे पास में रेशोज गिवन हो तो, ओके। फिर देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो वो है हमारे पास में इन केस ऑफ ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा बेस्ट एवरेज कौन सा होगा, तो सिंपल सी चीज है, अगर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेस्ट एवरेज होगा हमारा मीडियन। मीडियन क्यों होगा, तो उसका रीजन ये होता है कि मीडियन में हमें अपनी जो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उन्हें ना ही क्लोज एंड में कन्वर्ट करना होता है, ना ही कोई एडजस्टमेंट करना है। क्यों, बिकॉज हमारा जो मीडियन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता ही नहीं है। हमारा जो मीडियन होता है उसे एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता है, वो वैल्यूज कुछ भी हो, हमारा जो मीडियन है उसे सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल वैल्यू से मतलब होता है, राइट। तो इसलिए जब ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हो तो हमारा जो मीडियन है वो बेस्ट पॉसिबल, या मैं बोलूंगी बेस्ट एवरेज है हमारे लिए, ठीक है। So in case of open end frequency distribution, median is the most suitable measure as it can be easily computed. Okay. Moreover, the median value can be estimated
इवन इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये चीज भी है कि हमारे मीडियन को पूरी सीरीज से कोई मतलब नहीं है, हमारे मीडियन को सिर्फ और सिर्फ उसकी मिडिल वैल्यू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भले ही सीरीज में कुछ हो, कोई वैल्यूज रिटर्न हो नहीं हो, मीडियन डोंट केयर। ओके, इसलिए मीडियन जो है वो हमारा बेस्ट सूटेबल एवरेज होता है किस चीज के लिए, हमारी ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे कि कौन सा पर्टिकुलर एवरेज बेस्ट है, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में गिवन है, इंडिकेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ये कुछ MCQs हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि हमें सॉल्व करना है, मतलब कि जो बेस्ट हमारा सूटेबल आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखा जाए तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए बेस्ट सूटेबल एवरेज कौन सा है, तो बेस्ट सूटेबल एवरेज होता है हमारा मीडियन। जो मीडियन होता है वो किसी भी एक क्वालिटी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसका मिडिल पार्ट बता देता है। जो क्वालिटीज होती है वो हाफ अबव में हो जाती है, हाफ बिलो में हो जाती है। इसलिए जो हमारा मीडियन होता है वो क्या होता है, बेस्ट हमारा एवरेज होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए। ओके, और इसका जो ए वाला है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज मीन क्वालिटेटिव टर्म्स में डील ही नहीं करता। मीन को क्वांटिटी होना, ओके, सो मीन तो जो है वो हमारा हो ही नहीं सकता इस पर्टिकुलर का आंसर। देन कम्स बी, बी कौन सा है, मीडियन। तो यस, हमारा जो क्वालिटेटिव टर्म्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट एवरेज कौन सा है, उनके लिए बेस्ट एवरेज है हमारा मीडियन। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका आंसर हुआ मीडियन इज द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव मेजरमेंट। दिस इज बिकॉज मीडियन डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, मोड क्यों नहीं है, तो मोड इसलिए नहीं है बिकॉज मोड जो है वो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखाता है। सो वो एक क्वालिटी को अच्छे से मेजर नहीं कर सकता। वो क्वालिटी के या तो ये दिखा देगा कि कौन सी पर्टिकुलर क्वालिटी है जो कि सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो ये नहीं, वो एक पर्टिकुलर एवरेज नहीं दिखाएगा कि कितने लोग ऊपर हैं कितने लोग नीचे हैं, क्या एक मिड पॉइंट होगा आपकी क्वालिटी का, ये सब नहीं दिखाता। ओके, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो मीडियन होता है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए बेस्ट होता है। ठीक, अब हमारा जो सेकेंड वाला है, सेकेंड क्वेश्चन का ही, वो क्या है, Which average is affected most by the presence of extreme items? ऐसा कौन सा एवरेज है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है हमारे एक्सट्रीम आइटम्स से। ठीक है, तो कौन सा एवरेज होता है स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कौन सा होता है, वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। हमारा मीडियन और मोड, ये दोनों जो एवरेज हैं ये एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो मीन होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है एक्सट्रीम आइटम से। अगर पूरी सीरीज में कुछ सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि बहुत एक्सट्रीम है, तो उस एक नंबर के कारण जो हमारा पूरा एवरेज है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, पूरा आपका जो सीरीज है उसमें बहुत सारे नंबर्स एक साइड में आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि एक एक्सट्रीम जा रहा है, तो वो जो एक्सट्रीम आइटम है ना वो एवरेज को कहीं ना कहीं उसके साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारा जो मीन होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट किससे होता है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है हमारे एक्सट्रीम आइटम से। या फिर मैं उसे थोड़ा सा उल्टा करके बोलूँ स्टेटमेंट को कि हमारा जो एक्सट्रीम आइटम से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला एवरेज है वो है क्या, अर्थमेटिक मीन। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, दैट इज अर्थमेटिक मीन। Arithmetic mean is the most affected by the presence of extreme items. It is one of the prime demerits of the arithmetic mean. Okay? ये जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है हमारे एक्सट्रीम आइटम से, और ये इसका प्राइम डीमेरिट है, ये इसका बेसिक डीमेरिट है और एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट है हमारे अर्थमेटिक मीन का। It is easily distorted by the extreme values and also the value of arithmetic mean may not figure out at all in the series. ठीक है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिसॉर्ट हो जाता है हमारे किसके कारण, एक्सट्रीम वैल्यूज के कारण। इट मीन्स कि
वो जो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो इतना अट्रैक्ट कर लेती है अपने एवरेज को कि अपने एवरेज को उसके साइड पुल करने का ट्राई करती है और वो कहीं ना कहीं पुल कर भी लेती है। तो इसके कारण ये होता है कि जो आपका एवरेज आने वाला है ना वो ऐसा होता है कि वो आपके सीरीज में वो कोई नंबर भी नहीं हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं निकालू 5000 5000 5000 एंड 1 लाख का एवरेज, तो ये कहीं ना कहीं मेरा 50-60,000 के आसपास या 40,000 के आसपास कुछ वैसा मेरा एवरेज चला जाएगा। तो ये चीज क्या हुई कि वो जो हमारा 1 लाख था उसने पुल कर लिया हमारे एवरेज को, और वो जो हमारा आंसर आया है वो पर्टिकुलर आंसर हमारी सीरीज में प्रेजेंट भी नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक डिसएडवांटेज होता है मीन का, और इस पर्टिकुलर का आंसर मीन कैसे आया ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमें बोला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन ऑफ द सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम am इज, am का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये थोड़ी न्यू स्टेटमेंट हो गई। इस चीज को हमने नहीं पढ़ा, अभी हमें पता ही नहीं कि सम ऑफ डिविएशंस का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये चीज हम जो डिविएशन है, डिविएशन का मतलब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस में है तो इसे सॉल्व करना भी जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ कि डिविएशन क्या होता है, तो उसके थ्रू आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। मैं अगर सिर्फ बोलते रहूंगी तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मान लीजिए मेरी जो सीरीज है वो है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर मेरी सीरीज है। अब इसका अगर मुझे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो n से, दैट इज n है हमारा 5, राइट। इन सबको ऐड करके 5 मिला हमें, तो n तो 5 है और इन सबका सम अप करके क्या वैल्यू आ रही है, 10 + 20 + 30 हो गया 60 एंड 60 + 40 हो गया 100, 100 + 50 कितना हो गया 150। तो हमारी वैल्यू आ रही है 150 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 30। तो 30 आई हमारी मीन। ओके, अब डिविएशन का मतलब क्या होता है, तो डिविएशन का मतलब होता है क्या, हमने डिविएशन पढ़ा है ना, एक डी को कैलकुलेट करते हैं हम, राइट। जब हम अपना स्टेप डिविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो उसमें एक डी को कैलकुलेट करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है x - a। यहाँ पर जो a होता है वो अज्यूम्ड मीन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम जिस डिविएशन की बात कर रहे हैं ये अज्यूम्ड मीन नहीं, ये एक्चुअल मीन है। ओके, ये क्या हो गया, एक्चुअल मीन हो गया। x - x बार करना है, एक्चुअल मीन मेरा कितना है अभी 30 है। सो 10 - 30, राइट, यही चीज करनी है मुझे। 10 - 30 कितना आ गया -20। तो इसका जो डिविएशन निकला वो कितना निकला -20। नाउ 20 - 30 कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा -10। फिर 30 - 30 कितना आया, तो वो आया 0। 30 - 40, सॉरी 40 - 30 कितना है, पहले x लेना है ना, तो 40 - 30 करेंगे हम। सो 40 - 10 कितना आया, ये आया हमारा +10। 40 - 30 +10 आया, एंड 50 - 30 कितना आया, ये आया +20। ठीक है, ये डिविएशंस हमने निकाल लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम वो समझते हैं। The algebraic sum of deviations of the set of n values from am is, हमें ये बोला गया है कि ये जो आपके डिविएशंस निकला है इसका जो सम है, ओके, वो कितना होता है अर्थमेटिक मीन में। तो कितना होता है हम देखते हैं स्टूडेंट्स। -20 + 20 कैंसिल हो गए, राइट। -20 + 20 कैसे कैंसिल हुआ है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोगों को पता है कि कैसे कैंसिल आउट हुए। -20 + 20 आपको 0 आंसर देने वाले हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। -10 + 10 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या 0। इट मीन्स अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, मेरे पास में आंसर आएगा 0। ओके, और हमसे यही पूछा गया है कि जो आपका सम ऑफ डिविएशंस होता है एक अर्थमेटिक मीन में, उसका आंसर कितना आता है। तो उसका आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारा 0। आपका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज 0। 0 कैसे आया, ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सीरीज में नहीं, हर एक सीरीज में एप्लीकेबल है ये पर्टिकुलर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन में जो हमारे सम ऑफ डिविएशंस होते हैं वो 0 आते हैं। ओके,
So the algebraic sum of deviations of the set of n values from AM is 0. This is one of the mathematical properties of arithmetic mean. ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. ये चीज हम लोगों ने कवर नहीं की थी बिकॉज यहाँ पर हमें डिविएशन का मतलब नहीं पता था, तो इसलिए इसे हमने यहाँ पर कवर नहीं की थी. ओके, तो आई होप कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा. ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. कमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब हमें कमेंट करना है कि क्या ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स होगी, हम देखते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली है वो क्या है, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीडियन इज 0. सम ऑफ डिविएशंस, अभी हमने डिविएशंस कैलकुलेट किया था, राइट. तो अब हमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो सम ऑफ डिविएशंस है एक मीडियन का वो 0 आएगा. क्या वो, अब अभी हम चेक कर देंगे क्या वो 0 आएगा. हम थोड़ा सा अपना जो सीरीज है वो चेंज करेंगे, जो हमने लास्ट वाले में ली थी वो वाली नहीं लेंगे. अब हम अपनी सीरीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं. ठीक है, क्या है हमारे पास में 10, 20, 30, 35 एंड 45. ये पर्टिकुलर है हमारी सीरीज. अब हमारा जो मीडियन है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन को हम फाइंड आउट करते हैं n+1/2. राइट, इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी आइटम आता है वो हमारा मीडियन होगा. सो n कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 है n. सो 5+1 हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया हमारा थर्ड आइटम. ओके, जो थर्ड आइटम होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा हमारा मीडियन. तो इसमें हमारा थर्ड आइटम कौन सा है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हो गया हमारा थर्ड आइटम. 10, 20 एंड 30, जो 30 है वो थर्ड पर आ गया. अब इसका हम डिविएशंस निकालते हैं. डिविएशंस को निकालने का सेम फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू x माइनस, अब यहाँ पर मीडियन आ गया है तो यहाँ पर x माइनस मीडियन कर दो आप. ओके, तो इसके डिविएशंस फाइंड आउट करते हैं हम. 10 माइनस 30 कितना आया, -20. 20 माइनस 30 आया -10. 30 माइनस 30 आया 0. 35 माइनस 30 कितना आया, तो ये आया +5. एंड 45 माइनस 30 कितना आया, तो ये आया हमारा +15. ओके, ये पर्टिकुलर आया हमारे वैल्यूज. तो अब सम ऑफ डिविएशंस निकालते हैं. ये हो गए हमारे डिविएशंस, इनका सम निकालते हैं. -20 माइनस 30 -20 माइनस 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा -30. 0 तो अब ऐड करो तो वही वैल्यू आने वाली, तो 0 को हम लीव करते हैं. ओके, ये क्या हो गया, +5 + 15 कितना हो गया, ये हो गया हमारा +20. ओके, अब -30 + 20 क्या वैल्यू आई हमारे पास में, वैल्यू आई हमारे पास में -10. ओके, आंसर क्या आया, -10 आया. क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीडियन इज 0. यह हमें बोला गया है कि आपके जो सम ऑफ डिविएशंस हैं मीडियन के वो 0 आएगा. तो ये चीज हमने रॉन्ग प्रूफ कर दी, यहाँ पर 0 नहीं आया, क्या आया, -10 आया. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स. ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि ये फॉल्स क्यों होगा, उसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया. So इसका आंसर आया false. The statement is false. This mathematical property applies to the arithmetic mean that states that the sum of deviation of all the items from mean is 0. ओके, ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डिविएशन 0 होगा, ये सिर्फ हमारे मीन में एप्लीकेबल है, हमारे मीडियन या मोड में एप्लीकेबल नहीं है. ओके, तो फिर चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एवरेज अलोन इज नॉट इनफ टू कंपेयर सीरीज. क्या बोला हमें कि हमारा जो एवरेज है वो इनफ नहीं है हमारी सीरीज को कंपेयर करने के लिए. तो क्या ये पर्टिकुलर चीज सही है, तो ये ऑब्वियसली ये ट्रू है. जो हमारे मीन, मीडियन एंड मोड है स्टूडेंट्स, ये सफिशिएंट नहीं है किसी भी एक सीरीज को कंपेयर करने के लिए. ये हमें सिर्फ एक एवरेज बताते हैं, सिर्फ एक पैटर्न बताते हैं किसी भी सीरीज का, लेकिन उसके आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, राइट. इसलिए ये सफिशिएंट नहीं है. इसके साथ में कुछ और भी अगर ऐड हो जाए, कुछ और भी हमारे मेथड्स ऐड हो जाएं, कुछ और प्रोसीजर्स आ जाएं, तो हमारा जो पर्टिकुलर सीरीज होती है वो ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है. वो जो वैल्यूज आएगी हमारे पास में वो ज्यादा एक्यूरेट आ सकती है,
और जो हमारी वैल्यूज, जो हमारी सीरीज है वो और ज्यादा कंपेरेबल बन सकती है, ठीक है। सो एन एवरेज अलोन इज नॉट इनफ टू कंपेयर सीरीज, इट इज ट्रू, okay. An average indicates only the behavior of a particular series. Therefore, in order to measure the extent of divergence of different items from the central tendency is measured by dispersion. ये जो डाइवर्जेंस है, जो अभी हमने डिस्पर्शन वगैरह, अब डिस्पर्शन तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एक जो वैल्यू है आपकी सीरीज में, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो एक आपके एवरेज से कितनी डाइवर्ट हो रही है, ये चीज हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ये चीज हम अपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन से चेक कर सकते हैं। ये हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि हमारे जो एवरेजेस हैं वो इनफ नहीं है किसी भी एक सीरीज को कंपेयर करने में, ओके। हमें कुछ और भी नीड्स होती हैं, या फिर हमारे पास में और भी कुछ कुछ प्रोसीजर्स होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अच्छे से अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सके, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है तो वो क्या है, अरिथमेटिक मीन इज अ पोजिशनल वैल्यू। अरिथमेटिक मीन पोजिशनल वैल्यू है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरिथमेटिक मीन तो एक मैथमेटिकल एवरेज है, राइट। जो हमारे मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स होते हैं वो हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, राइट। ये जो हमारा अरिथमेटिक मीन है ये पोजिशनल वैल्यू नहीं है। अरिथमेटिक मीन हमें किसी भी एवरेज की पोजीशन नहीं बताता है। पोजीशन कौन बताता है? हमारे मीन एंड मीडियन बताते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी, ओके। सो ये हुआ हमारा फॉल्स, और उसका रीजन, this statement is false as mean is not a positional average. Rather, the statement holds true for median and mode. Okay? ये जो particular statement है ये mean के लिए तो false है, लेकिन ये median और mode के लिए true है. The calculation of median and model values is based on the position of the items in the series. That is why these are also termed as पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है। जो हमारे मीडियन और मोड हैं वो एक पोजीशन पर बेस्ड होते हैं उनके आंसर, इसलिए हम उन्हें पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, और हमारा जो मीन है वो पोजिशनल एवरेज नहीं है, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, अपर क्वार्टाइल इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द टॉप 25% ऑफ आइटम्स। जो आपका अपर क्वार्टाइल होता है, दैट इज जो आपका Q3 होता है, वो सबसे लीस्ट वैल्यू है, वो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है आपके जो ऊपर वाले 25% वैल्यूज हैं उनका। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो, ये चीज तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ट्रू है या फॉल्स है। इसका आंसर मैं बताऊं उसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? ये हुआ हमारा Q1, ये आया हमारा Q2 एंड ये आया हमारा Q3, ठीक है। यहां पर आए हमारे 25% आइटम्स, नेक्स्ट में आए 25%, इधर आए 25%, और यहां पर आए 25%, ओके। तो ये जो लास्ट वाले 25% है उसकी लोएस्ट वैल्यू ये है, राइट। तो ये क्या है? ये हमारा Q3। इसलिए ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है कि हमारा जो अपर क्वार्टाइल होता है वो लोएस्ट वैल्यू होती है हमारे टॉप 25% की, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट हुई वो क्या हुई? वो हुई हमारी ट्रू, और उसका रीजन जो लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। द वैल्यू दैट डिवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। यहां पर पहले तो हमने क्वार्टाइल की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। द थर्ड क्वार्टाइल और द अपर क्वार्टाइल हैज 70% ऑफ द आइटम्स बिलो इट एंड 25% ऑफ आइटम्स अबव इट, ठीक है। जो हमारा अपर क्वार्टाइल है उसके 75% उसके बिलो में रहते हैं और 25% उसके अबव रहते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो वो क्या है? मीडियन इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ये पर्टिकुलर तो कुछ अच्छी नहीं लगी हमें। क्या बोल रहा है भाई? मीडियन जो है वो अफेक्ट होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, तो ये चीज तो बिल्कुल फॉल्स है। जो हमारा मीडियन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो सकता हमारे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। मीडियन को कोई मतलब ही नहीं कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है क्या। मीडियन को सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मिडिल वैल्यू है उसी से काम होता है, वो सिर्फ हमारी मिडिल वैल्यू से डील करता है हमारा मीडियन। तो हमारा जो मीडियन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता।
हमारा जो मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, लेकिन मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अर्थमेटिक मीन। ये स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ अर्थमेटिक मीन के लिए ट्रू है। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट अफेक्टेड by the presence of extreme values. It is one of the prime demerits of arithmetic mean. It is easily distorted by the extreme values, and also the value of arithmetic mean may not figure out all the series. ठीक है, इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर है ये तो फॉल्स है। हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि हमारा जो मीडियन है ना वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक, नाउ कम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारे ट्रू एंड फॉल्स खत्म हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है वो। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ डेटा गिवन बिलो इज 28, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी द मीडियन ऑफ द सीरीज। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें बोला गया है कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है, वो है 28। ओके, आपकी एक्स बार ऑलरेडी गिवन है 28 है। आपको फाइंड आउट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये फाइंड आउट करना है, और जो मीडियन होने वाला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या नेम दे देंगे, उसे हमने नेम दिया है F1। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है, ये गिवन है कंटीन्यूअस फॉर्म में। लेकिन मीन जो है वो कभी भी कंटीन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट नहीं हो सकता। मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में मिड वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये है हमारे क्लास इंटरवल्स। हम सबसे पहले इनकी मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारा 5। ओके, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 15। 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 आया 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 35। सॉरी, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 आया 45। 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 55। ये आ गए हमारे m, ये हो गई हमारी f। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसे हमने क्या नेम दिया, उसे हमने नेम दिया F1। ओके, अब हमारा जो मीन होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा f, राइट। तो अब हम FM कैलकुलेट कर लेते हैं। FM के लिए क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास में FM आ जाएगा। सो 12 × 5 कितना आया, 60। 18 × 15 आया कितना, 270। 27 × 25 आया हमारा 675। F1 × 35 कितना आया, ये आया 35 F1। ओके, 17 × 45 आया हमारा 765, एंड 6 × 55 कितना आया, 330। ठीक है, FM आ गया हमारा। हमें चाहिए सिग्मा FM। तो सिग्मा FM हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सबको ऐड कर दो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, इन सबको साथ में ऐड करेंगे, एंड 35 F1 को एज इट इज रहने देंगे। तो जब आप 60 + 270 + 675 + 765 + 330 करोगे तो आपके पास में जो आंसर आया वो कितना आया, 2100। और इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है 35 F1। ठीक है, सो ये 35 F1 को आप एज इट इज ऐड करके लिख दोगे। सो 2100 + 35 F1 क्या हो गया हमारा, सिग्मा FM। ओके, और जो हमारा सिग्मा F चाहिए हमें, तो सिग्मा F हमें कैसे मिलेगा, इन सबको ऐड करके। ठीक, तो F1 को तो हम एज इट इज F1 लेंगे, एंड जो बाकी की वैल्यूज हम उन्हें ऐड करेंगे। तो बाकी की वैल्यूज में ये और ये ऐड करना है हमें। 12 + 18 + 27 + 17 + 6 कितना आया, 80 आया। सो 80 + F1 कितना हो गया हमारा, सिग्मा F। सिग्मा FM हो गया, सिग्मा F आ गया। तो अब हम अपना जो फॉर्मूला होता है मीन फाइंड आउट करने का वो नोट डाउन करते हैं। ओके, सो मीन x बार कितना है स्टूडेंट्स, x बार है हमारा 28। ओके, सो इसे हम कैसे लिखेंगे, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, राइट। x बार हो गया हमारा 28 इज इक्वल्स टू सिग्मा FM कितना है, 2100 + 35 F1। ओके, इसको डिवाइड करो किससे, आपके सिग्मा F से, दैट इज 80 + F1। ओके, ये पर्टिकुलर आया। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम
अपने ये जो सारे जो हमारे टर्म्स हैं उन्हें इधर उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं। ये डिवाइड में है, इससे सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस F1 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 35 F1। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 80 क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में? तो मेरे पास में वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 2240। ओके, 2240 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय F1 क्या होगा? तो 28 F1 हो जाएगा वो, इज इक्वल्स टू ये 2100 एज इट इज है एंड 35 F1 एज इट इज है। ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस 2100 को आप ले आओ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और 28 F1 को ले जाओ आपके राइट हैंड साइड पर। ओके, तो आपके पास में कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी 2240 माइनस 2100 इज इक्वल्स टू 35 F1 माइनस 28 F1। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास में आंसर कितना आया? 140 एंड 35 माइनस 28 करें अगर हम तो क्या आएगा हमारे पास में? 7। तो ये हो गया हमारा 140 इज इक्वल्स टू 7 F1। ठीक, F1 को एज इट इज रहने दो, 140 और 7 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया हमारा 20। सो F1 इज इक्वल्स टू 20। कैसे आई है? आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि हमारी जो F1 की वैल्यू है, दैट इज जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो हमने कैसे कैलकुलेट की। ठीक, F1 इज इक्वल्स टू 20 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें अपना मीडियन भी कैलकुलेट करना है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर F1 था, तो इसे हमने फाइंड आउट कर लिया और इसे हमने F1 को रिप्लेस किससे कर दिया? 20 से। ठीक, अब क्या करना है स्टूडेंट्स? मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें क्या पता है कि जो स्टार्टिंग वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज बिना चेंज किए हमें वैसी ही लेनी होती है। ओके, सो 12 की 12 हो गई, फिर 12 प्लस 18 कितनी आई? 30। ओके, 30 प्लस 27 क्या वैल्यू आई? 57। देन 57 प्लस 20 क्या आया? 77। 77 प्लस 17 कितना आया? ये आया हमारा 94 एंड 94 प्लस 6 कितना आया? तो ये आया हमारा 100। ठीक है, ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। हमें क्या पता है कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी इक्वल होती है? वो इक्वल होती है हमारे सिग्मा एफ, या फिर हम बोल सकते हैं एन के इक्वल। ठीक है, तो हमारा जो एन आया वो क्या आया? वो आया है 100। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कौन सी पर्टिकुलर प्लेस पर हमारा मीडियन होगा, दैट इज हमें साइज फाइंड आउट करना है। सो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिग्मा एफ दैट इज एन इज इक्वल्स टू 100, ये हमने निकाल लिया। तो मीडियन क्लास क्या होगी? n/2। 100/2 डिवाइड किया तो क्या आया? 50 आया। तो 50th आइटम पर आपकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी आपकी मीडियन, राइट। सो 50th वैल्यू कहाँ आने वाली? हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। 12, 30, 57। 57 जो है वो हमारे 50 से ग्रेटर नंबर बन चुका है। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर क्लास में ही हमारी मीडियन है। ओके, अब ये जो है वो हमें मिली मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल गई है, तो अब जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो हमें पुट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? हमारा फॉर्मूला होता है ME इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। L1 क्या होगा? L1 होगी हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया, 50 आया, माइनस CF प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। ओके, डिवाइडेड बाय F जो आपकी मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो ये 27 जो है वो क्या निकली? आपकी F निकली, मल्टीप्लाइड बाय I क्या है? I आपकी क्लास इंटरवल, दैट इज 30 माइनस 20 क्या क्लास इंटरवल आई? 10। ओके, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस जिस वैल्यू की नीड थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और हमारा जो आंसर है मीडियन का वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मीडियन का क्या आंसर आने वाला है हमारा। ये सारी वैल्यूज को हमने पुट किया तो ये कुछ आया हमारे पास में
20 प्लस 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो 50 माइनस 30 कितना आ गया, 20 आ गया, डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहां पर कुछ भी सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो सिंपल चीज क्या करो, 200 डिवाइडेड बाय 27 करो, इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करो। ओके, तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में आंसर आएगा 7.40। ओके, इन दोनों के डिवीजन पर क्या आंसर आ रहा है, 7.40। 20 हमारा एज इट इज ही है, सो 20 में आप ऐड कर दो क्या, 7.40, तो क्या आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 27.40। ओके, मीडियन क्या हो गया स्टूडेंट्स, मीडियन हो गया हमारा 27.40। आई होप कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ये पर्टिकुलर हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है अपना अर्थमेटिक मीन। ओके, ये हमारे डेली इनकम गिवन है, ये है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जाम्पल, राइट, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें हम अपना मीन फाइंड आउट करेंगे कैसे, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करके। बहुत ही सिंपल है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करना है, अपना मीन फाइंड आउट करना है। ये सारे जो एक्स गिवन है इनको क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो इनको जब आपने ऐड किया स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज को, तो आपके पास में क्या वैल्यू आई, आपके पास में वैल्यू आई है 2400। ओके, और आपका एन कितना आया, तो एन आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एन कितना हो गया, एन हो गया हमारा 10, दैट इज जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो हो गए 10। अब हमारा मीन हम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डायरेक्ट मेथड, सबसे इजी काम करना है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स निकला 2400, एन है 10, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचा है 240। तो हमारी जो एवरेज इनकम है वो कैसे निकली, वो कितनी निकली, वो निकली 240 रुपीज। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, आई होप कि आप लोगों को इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही इजी था ये। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द डेली इनकम ऑफ 150 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अब हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है 150 फैमिलीज के बारे में, हमें क्या करना है, हमें उसमें से मीन फाइंड आउट करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स, ये हम देख सकते हैं किस फॉर्म में है, ये गिवन है हमें मोर देन टाइप में, राइट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मोर देन को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं अपनी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उस टर्म्स में। हमें क्या पता होता है स्टूडेंट्स की जो मोर देन होता है वो लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग होता है, राइट। इसका मतलब कि ये जो आपकी सारी वैल्यूज है ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट्स। ओके, अब इसकी अपर लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। अब एक और चीज हमें क्या पता है कि हमें चाहिए एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओके, हम एक्सक्लूसिव फॉर्म की सीरीज फॉर्म करते हैं, तो हमें इंक्लूसिव पे तो ध्यान देना नहीं है, एक्सक्लूसिव बनाना है। तो इसका मतलब कि आपकी जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है वो क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। एक क्लास की जो लोअर लिमिट है, राइट, वो उसके प्रीसीडिंग वाली क्लास की अपर लिमिट होगी, राइट। जैसे कि ये 85 है, ये लोअर लिमिट है, तो इसकी जो प्रीसीडिंग वाली क्लास है ये इसकी क्या बन जाएगी, इसकी अपर लिमिट बन जाएगी। सेम ये 95 जो है ये लोअर लिमिट है एट प्रेजेंट, ये इसकी प्रीसीडिंग वाली क्लास की अपर लिमिट बन जाएगी। 105 लोअर लिमिट है, ये उसकी प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्या बन जाएगी, अपर लिमिट बन जाएगी। एंड सेम केस में हमारी अपर लिमिट्स फाइंड आउट हो जाएंगी। जो लास्ट वाली अपर लिमिट होगी स्टूडेंट्स, वो किस बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे ये जो आपका ये जो पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, 10-10 का क्लास इंटरवल दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर भी हम 10 का क्लास इंटरवल रखेंगे। 145 है तो उसे हम क्या कर देंगे, 155 उसकी अपर लिमिट बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी सारी क्लास इंटरवल्स कंप्लीट। इसके बाद में हमें क्या करना है,
इसके बाद में हमें जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें भी एडजस्ट करना है, राइट। फ्रीक्वेंसीज को मोर देन टाइप में हम कैसे एडजस्ट करते हैं, हमें क्या पता है, हमें सक्सीडिंग नंबर को माइनस करना है। जब मोर देन टाइप की बात आती है तो मतलब कि सक्सीडिंग नंबर को डिडक्ट करना है। लेस देन में हम प्रीसीडिंग नंबर डिडक्ट करते हैं, मोर देन में हमें क्या करना है, सक्सीडिंग नंबर डिडक्ट करना है। तो आपकी जो फर्स्ट क्लास है 75 to 85, उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 140, दैट इज 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाले की सेम वही केस, 140 माइनस 115, फिर 115 माइनस 95, एंड इस केस में इस फॉलोइंग प्रोसीजर के थ्रू आपकी जो सारी फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वे में आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज निकल जाएंगी और आपकी क्लास इंटरवल्स भी फॉर्म हो जाएंगी। तो जब ये सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी, ये आएगी आपकी इनकम, दैट इज क्लास इंटरवल्स, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसमें से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। देखो वही चीज की है हमने, ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी सक्सीडिंग वाली की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हमने उसमें से डिडक्ट कर लिया, दैट इज हमने क्या किया, 150 माइनस 140, तो वो कितना आ गया, ये आ गया 10। फिर 140 माइनस 115, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 25। फिर 115 माइनस 95, ये आ गया हमारा 20, 95 माइनस 70 आ गया 25, 70 माइनस 60 आ गया हमारा 10, 60 माइनस 40 कितना आ गया, तो ये आ गया 20, एंड 40 माइनस 25 कितना आ गया, ये आ गया 15। अब जो लास्ट वाला है 25 माइनस नीचे वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, ये 0 है। सो 25 को एज इट इज हमने क्या ले लिया, 25। ओके, ये एफ आ गई स्टूडेंट्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है, हमें मिड वैल्यूज चाहिए। हम ये क्लास इंटरवल्स में मीन को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें मिड वैल्यूज चाहिए। तो हम सबसे पहले इनकी मिड वैल्यूज निकालते हैं। 75 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा आपका 80। इतना प्रोसीजर में जाना ही नहीं। आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर लिए, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एटलीस्ट उतने तो आप लोगों ने पूरे सॉल्व कर लिए अगर, तो आपको क्या करना है, 75 और 85 दोनों के मिडल का नंबर कौन सा है, दोनों के मिडल का नंबर है 80, तो 80 आपका मिड वैल्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 85 एंड 95, मिडिल का नंबर कौन सा आ रहा है, मिडिल वाला नंबर आ रहा है 90, तो आपकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट है 95 एंड 105, मिड वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से हमारी सारी मिड वैल्यूज आ गई, हमने इतना कैलकुलेशन किया भी नहीं। लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है, आप कब श्योरिटी से बोल सकते हो कि वो सही है, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी कि आप यहाँ पर अपने मन से बिना कैलकुलेशन के ये मान लो कि वो आपके मिड वैल्यूज होने वाले हैं। ओके, एज ए टीचर आपको मुझे ओबे करना पड़ेगा। ओके, मैं आपकी टीचर हूं तो आप मुझे ओबे करोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है अपने स्टूडेंट से। ओके, तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो पूरा कैलकुलेशन करना है, और अगर प्रैक्टिस किया है तो बिना डाउट के इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें अपना मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन में जो हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड वाला, वो क्या होता है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, राइट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में एफ है स्टूडेंट्स, एम है, सिग्मा एफ तो हमें मिल जाएगा इन सबको ऐड करके, राइट। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास में वैल्यू आ गई सिग्मा एफ की कितनी, 150। ओके, सिग्मा एफ मेरा 150 आ चुका है। अब मुझे चाहिए एफ एम, राइट, सिग्मा एफ एम चाहिए। तो ये है मेरा एफ और ये है मेरा एम, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एफ एम निकल जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 10 इंटू 80 कितना हो गया, 800। 25 इंटू 90 हो गया मेरा 2250। 20 इंटू 100 कितना हो गया, 2000। 25 इंटू 110 कितना हो गया, 2750। 10 इंटू 120 कितना आया, 1200। 20 इंटू 130 क्या हुआ, वो हुआ 2600। 15 इंटू 140 कितना हुआ, ये हुआ मेरा 2100। एंड 25 इंटू 150 कितना आया, ये आया मेरा 3750।
ठीक है। तो सारे जो FM थे वो कैलकुलेट हो गए, मुझे जितनी भी वैल्यूज चाहिए थी FM की वो मिल गई है। अब मुझे सिग्मा FM चाहिए, तो क्या करना है, जो सारे FM है उनको ऐड कर दो, तो आपको सिग्मा FM मिल जाएगा। ओके, तो इन सारी वैल्यूज का एडिशन करने से हमें सिग्मा FM मिलेगा। तो सिग्मा FM क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17,450। ओके, कैसे आया, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे आया। इसमें कुछ भी न्यू चीज नहीं थी और कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। सिग्मा FM कैसे निकाला, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी ही। F निकाला, M निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, FM आया, तो हमारा सिग्मा FM आ गया। ओके, आई होप कि इतना प्रोसीजर आप लोगों को अच्छे से क्लियर। तो अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, अर्थमेटिक मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F। ठीक है, सिग्मा FM कितना निकला, वो निकला हमारा 17,450 और सिग्मा F कितना आया, वो आया 150। दोनों को डिवाइड करो तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास में 116.33। तो ये जो 116.33 है, ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये आया हमारा अर्थमेटिक मीन। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि हमने अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किया। मोर देन टाइप का हमें क्वेश्चन गिवन था, उससे पहले हमने कन्वर्ट किया अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर हमने क्या किया, वही सेम प्रोसीजर जो अभी तक हम करते हैं। क्लास इंटरवल्स आ गई, उसके मिड वैल्यूज फाइंड आउट किए, उसके बाद में FM निकाला, सिग्मा FM निकाला, और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट किया। ओके, आई होप कि इतनी प्रोसीजर आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, और ये पर्टिकुलर जो हमने अभी तक 6 क्वेश्चंस किए ये अच्छे से क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जो NCERT सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम अपने पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को अभी तक का सब कुछ अच्छे से क्लियर है, एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।